हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उमेश राजौरिया के ऊपर। बच्चों आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पिछले 20 इयर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यानी कि जो पीवाईक्यूज है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप किसी भी चैप्टर को तैयार करते हो या किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करते हो और अगर आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो आपको कभी भी ये आइडिया नहीं लग पाता कि उस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो सॉल्व करना ही करना है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और वन बाय वन हम जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। From the same charge object, the electric field of magnitude 16 न्यूटन पर कूलम will be at a distance of। तो उसी चार्ज से कितना डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 16 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अगर 4 मीटर डिस्टेंस पे उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है 9 न्यूटन पर कूलम। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मान लेते हैं कि कोई चार्ज है Q और हमें इससे R डिस्टेंस पे, R की वैल्यू है यहाँ पे 4 मीटर, 4 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखा है 9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी। अब हमें पूछा जा रहा है कि इस चार्ज से कितना दूरी के ऊपर, कितना डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 16 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस है r डैश और r डैश डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा E डैश इक्वल टू 16 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी। अब देखो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई भी पॉइंट चार्ज हो उससे r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है KQ बाई R स्क्वायर। इन दोनों कंडीशंस में चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी भाई, उसी चार्ज से हमें r डिस्टेंस पे या r डैश डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इसका मतलब Q यहाँ पे कांस्टेंट है, K को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये भी अपने आप में कांस्टेंट होता है। यानी कि यहाँ पे K और Q ये दोनों कांस्टेंट है। यानी कि हम लिख सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम लिख सकते हैं अगर E की वैल्यू R स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम लिख सकते हैं E डैश अपॉन E इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन R डैश स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखो E डैश आपको दिया हुआ है 16, E की वैल्यू हमें दे रखी है 9, R हमें पहले दे रखा है 4 मीटर और R डैश हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। दोनों साइड में अंडर रूट कर देते हैं। अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 4/3 और इधर आएगा 4/r डैश। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो r डैश की वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है 3 मीटर। यानी कि इस पॉइंट चार्ज से 3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 16 न्यूटन पर कूलम के बराबर होगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ। जो एम्पियर आवर है वो किस चीज की यूनिट होती है? देखो एम्पियर आप जानते हो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। एम्पियर किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक करंट की। और आवर किसकी यूनिट होती है? टाइम की यूनिट होती है। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डेफिनेशन ये होती है द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि I इक्वल टू Q बाई टी हम लोग लिख सकते हैं। यहां से Q इक्वल टू लिखा जा सकता है I इंटू टी। यानी कि जो करंट इंटू टाइम है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो एम्पियर आवर है वो किसकी यूनिट होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अगर आपको कोई भी यूनिट दे रखी है तो आप उससे पता लगा सकते हैं वो किस फिजिकल क्वांटिटी को वो चीज रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ देन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी। इट मींस दैट द बॉडी इज, इसका मतलब बॉडी के ऊपर कौन सा टाइप का चार्ज है ये आपको पूछा जा रहा है। ये बोल रहा है कि एक बॉडी है और उसको आपने जैसे ही अर्थ से कनेक्ट किया, उसको ग्राउंडेड किया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन अर्थ से इस बॉडी की तरफ जा रहे हैं। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये बॉडी न्यूट्रल होती तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती और ना ही लूज करती, लेकिन क्योंकि जैसे ही आप इसको अर्थ से कनेक्ट कर रहे हो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है तो डेफिनेटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और उसी पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ग्राउंड से कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के ऊपर जा रहे होंगे। इसका मतलब बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास। अब देखो कोई भी बॉडी है जब आप उसको चार्ज करते हो तो उसका मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये कैसे पता चलेगा? देखो
अगर मान लो कि आपने किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया तो इसके लिए आपको उस बॉडी से या उस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ता है। यानी कि कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर किसी भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसको कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली दिए जाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज कर रही है इसका मतलब उसका जो मास होगा वो पहले से थोड़ा सा कम हो जाएगा। न्यूट्रल कंडीशन में जितना भी इसका मास था उसकी कंपैरिजन में अब जो इसका मास होगा वो पहले से थोड़ा सा कम होगा, डिक्रीज होगा। जबकि नेगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए हम बोल सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास तो होता ही है, चाहे बहुत कम हो लेकिन होता तो है। इसका मतलब ये जो बॉडी है जैसे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी इसका मास थोड़ा सा इंक्रीज होगा। यानी कि अगर आपको ये नहीं बताया जाए कि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, तो हम यही बोलेंगे कि बॉडी का चार्ज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का चार्ज उस बॉडी को दिया जा रहा है। इसका मतलब यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मे इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से टाइप का फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है या नॉन कंजर्वेटिव। देखो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करने में किया गया वर्क अगर पाथ पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब वो जो फील्ड है वो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा, और अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो इसका मतलब वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है क्योंकि इसके अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव करने में किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कंजर्वेटिव फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू ESU। अब ये ESU क्या है, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब, लेकिन अगर आपको कोई छोटा मोटा चार्ज मेजर करना हो, स्मॉल चार्ज को मेजर करना हो तो उसके लिए एक और यूनिट होती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 ESU बराबर होता है 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब। या ऐसे बोल सकते हो कि 1 कूलम्ब बराबर होता है 1 कूलम्ब बराबर होता है 3 इंटू 10⁻9 ESU के बराबर। तो ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो यहां पे पूछा गया कि 1 कूलम्ब चार्ज किसके बराबर है, तो 1 कूलम्ब चार्ज बराबर होगा 3 इंटू 10⁻9 ESU के बराबर। यानी कि यहां पे पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो छोटी यूनिट होती है उसको ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोला जाता है। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, इसको हम स्टेट कूलम्ब भी बोलते हैं। तो 1 स्टेट कूलम्ब पूछे या 1 ESU पूछे वो बराबर होगा 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब के, या 1 कूलम्ब बराबर होगा 3 इंटू 10⁻9 ESU के बराबर या स्टेट कूलम्ब के बराबर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अच्छा, जो स्पेसिफिक चार्ज है ये क्या चीज होती है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उसके लिए स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाय मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उसके चार्ज और मास का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज आपको पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आएगा करीब करीब 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पेसिफिक चार्ज होता है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम के बराबर। आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 चार्ज स्फीयर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d exert some force F on each other. If they are immersed in a liquid of dielectric constant 4, then what is the force exerted if all the conditions are same? ये बोला कि 2 स्फीयर है अपने पास में और उनको किसी d डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है, दोनों पे चार्ज Q1 और Q2 मान लेते हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो F लगेगा, F होगा K Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर के बराबर, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग।
अब एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर कोई मीडियम फिल कर देते हो, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हो, तो उस कंडीशन में जो फोर्स की वैल्यू है वो के टाइम्स, यानी के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। यानी कि जो फोर्स होगा अब वो पहले से के टाइम्स कम हो जाएगा। के का मतलब यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। तो के टाइम्स कम हो जाएगा, तो जो फोर्स है अब कितना हो जाएगा, तो पहले फोर्स एफ लग रहा था, अब 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मीडियम फिल कर दिया, इसका मतलब 4 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी कि F/4 हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। तो याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने से चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो हमेशा डिक्रीज होता है, ठीक है। और कितना डिक्रीज होगा, के टाइम्स डिक्रीज होगा, जहां पे के का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 point charges are placed at the corners of an equilateral triangle. Assuming only electrostatic forces are acting the system. ये बोल रहा है कि मान लो कि कोई 3 चार्ज है और उनको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है, कॉर्नर्स पे। एक चार्ज Q1 मान लेते हैं, एक Q2 मान लेते हैं और ये Q3 मान लेते हैं। अब आपको ये अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। सेकेंड ऑप्शन है will be in equilibrium if charges rotate about the center of the triangle. सी वाला ऑप्शन है will be in equilibrium if charge have the same magnitude but different signs. और फोर्थ ऑप्शन है will be in equilibrium if charge have different magnitudes and different signs. तो कि यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है कि कोई भी ट्राइंगल हो, अगर आप उसके कॉर्नर्स पे चार्जेस को रख देते हो तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या अलग अलग हो, उनका सिंबल यानी कि उनका साइन चाहे सेम हो या अलग अलग हो, ये कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेंगे। हर एक जो चार्ज है उसके ऊपर कुछ ना कुछ नेट फोर्स तो लग ही रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला जो चार्ज है ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, अगर ये सारे पॉजिटिव है तो, है ना। ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, तो इन दोनों का नेट फोर्स इधर आएगा। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तब नेट फोर्स इनके बीच में इधर आ जाएगा। तो कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा इन चार्जेस के ऊपर। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हर एक कंडीशन में, चाहे चार्जेस को आप सेम ले लो, अलग अलग मैग्नीट्यूड के ले लो, सेम साइन के ले लो या अलग अलग साइन के ले लो, कभी भी इन चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन कभी भी नहीं आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 चार्जेस ईच इक्वल टू प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। if the force between any 2 charges is F, then net force on either charge will be. ये बोल रहा है कि 3 चार्जेस हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, उनको हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रखा हुआ है। ठीक है जी, ये जो ट्राइंगल है इसकी साइड्स हम एज्यूम कर लेते हैं आर साइड का कोई ट्राइंगल है। अब कोई भी 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको इसने बता रखा है कि वो फोर्स है F के बराबर। जैसे ये वाला चार्ज जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्शन फोर्स इधर, उसको हम F मान लेते हैं, और ये वाला चार्ज जो इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा होगा उसको भी हम F मान लेते हैं। अब F कितना होगा, तो देखो ये चार्ज Q एंड Q है, ये चार्ज ये भी Q एंड Q है, डिस्टेंस ये और ये बराबर ही है। इसका मतलब इधर से जो फोर्स लगेगा और इधर से जो फोर्स लगेगा ये दोनों फोर्स बराबर ही आएंगे, और फोर्स होगा K Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैंने सिंपली कूलम्ब्स लॉ लगाया है यहाँ पे। ठीक है जी, अब देखो ये जो दोनों फोर्सेज हैं इनका रिजल्टेंट आपको फाइंड करना, वो होगा नेट फोर्स किसी भी चार्ज के ऊपर। तो आपको देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तो पता ही है कि इसमें हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये 60 है तो इसके सामने वाला एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है जी, अब आपको 2 फोर्स दे रखे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री के बराबर दे रखा है। तो आपको इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो आपको लगाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू कॉस 60। अब आपको पता है जो cos 60 है उसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ स्क्वायर बन गया इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल,
ये आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी कि जो नेट फोर्स अपने पास आया वो आया अंडर रूट के अंदर 3f²। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आएगा √3f के बराबर, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, देखो 2 बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच इक्वल टू प्लस q। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल टू। ये बोल रहा है कि कोई 2 चार्ज हैं हमारे पास में, एक कैपिटल Q मान लेते हैं, दूसरा भी कैपिटल Q है, और इनके एकदम सेंटर पॉइंट पे हमने एक स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। हमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो सिस्टम है ये कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है टोटल फोर्स 0 होना, यानी कि इन तीनों चार्जेस पे अगर टोटल फोर्स 0 है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, और वो कंडीशन हमको फाइंड करनी है। मान लेते हैं कि ये जो दोनों चार्ज हैं इनके बीच की दूरी x है और ये वाली दूरी भी x होगी, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन का सेंटर पॉइंट है। ठीक है जी, अब एक चीज सोचो, मान लो कि ये सारे चार्ज पॉजिटिव हैं, तो सारे चार्ज पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा होगा और ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, और क्योंकि ये दूरी बराबर है, इस चार्ज और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मतलब जितना फोर्स ये वाला चार्ज इसके ऊपर इधर लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज भी इस पे इधर लगा रहा होगा। इसका मतलब दोनों जो फोर्सेज है वो क्या होंगे, बराबर, और बराबर होंगे तो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होने से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि जो नेट फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो 0 लगेगा। नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। अगर मान लो कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तब भी वही बात होगी, ये वाला जो चार्ज है ये जितने फोर्स से इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस पे जितना अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा उतना ही अट्रैक्शन फोर्स इसकी वजह से इसके ऊपर इधर लग रहा होगा, और तब भी ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट फोर्स अपने पास 0 आएगा। इसका मतलब सेंटर पे रखा हुआ चार्ज क्या है, हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ये हमेशा ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक है जी, अब इन दोनों चार्जेस को चेक करना पड़ेगा कि ये कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में एक सिमेट्री आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे जैसे ये वाला चार्ज है ये इस चार्ज से x दूरी पे है और इस वाले चार्ज से 2x दूरी पे है, उसी तरीके से इधर से देखोगे तो ये वाला चार्ज इससे x दूरी पे है और इससे वही 2x दूरी पे है। तो जो कंडीशन इसके लिए लागू होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के लिए, वही कंडीशन इसके लिए भी लागू होगी, दोनों के लिए कंडीशन सेम आएगी। तो किसी एक चार्ज के लिए हम फाइंड कर लेते हैं, जैसे मैं फाइंड कर लेता हूं कि ये वाला चार्ज कब इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इसके ऊपर 0 होना चाहिए। ठीक है जी, देखते हैं कि इस चार्ज के ऊपर कौन कौन से चार्ज फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर ये वाला जो चार्ज है ये कितना फोर्स लगाएगा, तो लिख देते हैं F होगा K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई x², और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 2x का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये इक्वल किधर ले जाते हैं ये वाली टर्म, तो ये आ जाएगा अपने पास में K Q इंटू Q अपॉन में x² इक्वल टू माइनस K Q इंटू Q अपॉन 4x²। देखो x² को उड़ा देते हैं, K Q भी कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल q किसके बराबर आ रहा है, देखो -q/4 के बराबर आ रहा है। यानी कि जो स्मॉल q चार्ज है उसका जो नेचर है वो इन दोनों चार्जेस का अपोजिट नेचर होना चाहिए। देखो ये q यहाँ पे पॉजिटिव है तो स्मॉल q क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब q का जो एक तरह से साइन होगा उसका अपोजिट साइन होना चाहिए स्मॉल q का, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, q/4 के बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस, काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये वाली यूनिट होती है, इसके अलावा जो फेरेड पर मीटर है वो भी इसकी यूनिट होती है। मतलब आप इसको 8.85 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर भी लिख सकते हो, है ना, ये भी इसकी यूनिट होती है एप्सिलॉन नॉट की। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, तो
तो ये ऑप्शन सी वाला यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर कोलंबियन फोर्स इज, जो कोलंबियन फोर्स है वो किस टाइप का फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। जो सेंट्रल फोर्स है उसके बारे में आपको बता देता हूं। सेंट्रल फोर्स उन फोर्सेस को बोला जाता है जो दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं। अब आपको पता है कि जैसे मान लो कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, और इनके बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो हमेशा आपको पता है कि इसी लाइन के अलोंग लगता है। अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा इनके ऊपर, और अगर ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ लगेगा, लेकिन लगेगा इसी लाइन के अलोंग। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये एक, यानी कोलंबियन जो फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगा? मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या कोलंबियन फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये है ही खैर। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि सेंट्रल फोर्स भी है और साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स भी है ये। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए होलो स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻³ कूलम ऑन इट्स सरफेस इज। ये बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू यानी डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए होलो स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। मतलब एक होलो स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है और उसको हमने चार्ज भी किया हुआ है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻³ कूलम। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि कोई भी कंडक्टर हो जब आप उसको चार्ज करते हो तो चार्ज हमेशा उसकी आउटर सरफेस पे रहता है। कहां पे रहेगा? आउटर सरफेस पे रहेगा। जो स्फेरिकल शेल है उसके रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का कोई स्फेरिकल शेल है। हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है वो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पूछा जा रहा है, इसके सेंटर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। अब आपको पता है कि ये जो पॉइंट है भाई, सेंटर से अगर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट लिया जाए तो ये तो इस स्फेरिकल शेल के अंदर आएगा, और कोई भी चार्ज कंडक्टर हो उसके अंदर आपको याद रखना है कि चार्ज की वैल्यू भी 0 होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है, यानी कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा? 0 आएगा। याद रखना है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा 2 सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम आर 0.5 मीटर अपार्ट। इफ बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट इनसाइड ए वैक्यूम देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज। तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा? देखो ये बोल रहा है कि 2 चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम के, जैसे ये पहला चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और दूसरा जो चार्ज है वो भी है 2 माइक्रोकूलम। ये Q1 मान लेते हैं, ये Q2 मान लेते हैं, और इनको कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 0.5 मीटर दूरी पे रखा हुआ है। हमें ये पूछा जा रहा है कि अगर ये वैक्यूम में रखे हुए हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। K मतलब 9 × 10⁻⁹, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाता है। यहाँ पे Q1 दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁶। Q2 दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻�6। ये कन्वर्ट करना जरूरी है। R की वैल्यू 0.5 मीटर दे रखी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है आपको। देखो ये आ गया 9 × 2 × 2 यानी कि 4, और नीचे देखो ये क्या है 0.5, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पे, और साथ में जो पावर है ये कितनी आएगी? तो ये आएगी -3 के बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा 144 × 10⁻⁻3, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 0.144 न्यूटन। इतना फोर्स इन चार्जेस के बीच में लग रहा होगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, जो फोर्स लगेगा इन चार्जेस के बीच में वो कितना होगा? वो होगा 0.144 न्यूटन के बराबर। ठीक है जी, आ रही है बातें समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस Q and -2Q आर प्लेस्ड
at some distance apart. If the electrostatic field at the location of Q is E, then the electric field at the location of -2Q will be. ये बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं हमारे पास में, ये पहला चार्ज Q मान लेते हैं और इससे कुछ दूरी पे ये चार्ज -2Q मान लेते हैं. ये बोल रहा है कि इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q, मतलब यहाँ पे जहां पे Q चार्ज रखा हो उस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है E. तो E कितना होगा, मैं लिख देता हूं एक बार. E होगा, अब ये दूरी R मान लेते हैं, तो ये होगा K इंटू -2Q डिवाइडेड बाई R². ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा होगा, इसको E बोला इसने. ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं. ठीक है, फिर इसने बोला कि जो -2Q चार्ज जहां पे रखा हुआ है इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. तो इस पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कितना आएगा, तो उसको मैं E डैश बोल देता हूं एक बार. तो E डैश बराबर आएगा K इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर. ये सेकंड इक्वेशन अपने पास आ गई. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो. देखो अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दे, क्या कर दे, इन दोनों को आपस में डिवाइड, तो E डैश अपॉन E किसके बराबर आएगा, E डैश अपॉन E बराबर होगा, ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा. देखो ये वाला जो -2Q यहाँ पे बचेगा, बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी. तो E डैश अपॉन E आएगा 1/2 के बराबर, यानी कि -1/2 के बराबर. तो E डैश अपना आ गया -E/2 के बराबर, यानी कि -E/2 अपना करेक्ट ऑप्शन होगा. यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा. अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, -E/2 के बराबर होगा. ठीक है जी, दो बार आया हुआ है. देखो ये CBSE बोर्ड में 2 बार पूछा हुआ है, तो काफी अच्छा सवाल है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज. मतलब कि थिन शीट आपको दे रखी है, एक चार्ज कंडक्टर दे रखा है, तो ये कोई कंडक्टर है. और कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी चार्ज कंडक्टर है, तो अगर शीट है मतलब, तो उसके दोनों साइड में चार्ज होगा, इधर भी चार्ज होगा और पिछ वाली सरफेस के ऊपर भी आपको चार्ज देखने को मिलेगा, दोनों साइड में चार्ज होगा इसके ऊपर. ठीक है, और इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर आप इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर चार्ज कंडक्टिंग शीट है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और अगर ये नॉन कंडक्टिंग शीट होती है तो उसमें चार्ज की एक ही लेयर मानी जाती है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो क्योंकि इसने चार्ज कंडक्टर बोला है, देखो चार्ज कंडक्टर बोला है, इसका मतलब ये कंडक्टिंग शीट है, और कंडक्टिंग शीट है तो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा. यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास m जस्ट टू रिमेन सस्पेंडेड व्हेन चार्ज विद 1 इलेक्ट्रॉन इज. ये बोल रहा है कि एक मान लो कि कोई ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, इसका मास m मान लेते हैं, तो इस पे चार्ज कितना है, तो इस पे चार्ज की वैल्यू है E के बराबर. E मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इसकी ये हवा में ऐसे सस्पेंडेड है, ये रुकी हुई है. मतलब रुकी हुई क्यों है भाई, इसके ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए ना mg, जिसकी वजह से ये नीचे गिर जानी चाहिए. तो ये इसलिए हवा में है क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में. डाउनवर्ड ही क्यों, क्योंकि अगर ऑयल ड्रॉप के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज है, मान लो इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड अप्लाई करेंगे हम लोग, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस ऑयल ड्रॉप पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो कि ऊपर की तरफ लगेगा, जिसका फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू Q इंटू E. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है. यहाँ पे Q की वैल्यू E के बराबर है. वैसे देखो याद रखना है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, उसके ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है. अगर इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता प्लस E चार्ज होता सपोज करो, तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है, तभी ये जो ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, ये सस्पेंडेड रह पाती हवा में. अभी यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि ऑयल ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि ऊपर की तरफ लगेगा, और ये mg को बैलेंस कर देगा, जिसकी वजह से ये जो ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप, ये स्टेशनरी आपको दिखाई देगी या सस्पेंडेड दिखाई देगी. यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो mg है वो QE के बराबर होगा. यहाँ पे Q की वैल्यू E के बराबर है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इक्वल टू mg लिख देंगे. यानी कि यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना अप्लाई करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा mg/e के बराबर। यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरीज विद डिस्टेंस r एज E इक्वल टू r की पावर n वेर n इज इक्वल टू, अब n किसके बराबर है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि किसी जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो r की पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब देखो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो एक्सिस के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे किसी भी डायपोल के लिए तो उसका फॉर्मूला होता है 2kp/r³ के बराबर। और अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो वहां पे होगा -kp/r³। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर रैंडमली भी किसी जगह पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो उसका फॉर्मूला होता है kp/r³ इंटू 1+3 cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला उसके लिए यूज करते हैं। तो हर जगह आप ये देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ यानी कि यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3 के बराबर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम ईच प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर, द डायपोल मोमेंट इज। देखो ये बोल रहा है कि दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा 4 माइक्रोकूलम, एक नेगेटिव चार्ज होगा -4 माइक्रोकूलम, तभी एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा। और आपको ये बता रखा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम नॉर्मली 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दे रखा है 5 मिलीमीटर के बराबर। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा इस इलेक्ट्रिक डायपोल का वो कितना होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। यानी कि इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज को इनके बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम P के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, और 2a का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जो कि आपको दे रखी है 2a यानी कि 5 मिलीमीटर के बराबर। मिली मतलब 10⁻³ होता है। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये आएगा 20 × 10⁻⁻9, जिसको आप 2 × 10⁻⁻8 भी लिख सकते हो। और ऐसे यूनिट होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की कूलाम मीटर। तो कूलाम मीटर में हम इसको मेजर करेंगे तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, देखो पहला ही ऑप्शन है 2 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा इस इलेक्ट्रिक डायपोल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चार्ज बॉल B हैंग्स फ्रॉम ए सिल्क थ्रेड S which makes an angle theta with a large charge conducting sheet P as shown in the figure. The surface charge density is sigma. ये जो शीट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दे रखी है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ द शीट इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो हमको एक चार्ज शीट दे रखी है, चार्ज कंडक्टिंग शीट दे रखी है ना, कंडक्टिंग शीट है। कंडक्टिंग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मैं आपको बता देता हूँ, इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा σ/ε0 के बराबर। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे कोई एक बी पॉइंट पे कोई एक बॉल है, जैसा कि इसने बोला है ये चार्ज है यहाँ पे, और इसकी वजह से ये इस शीट से थोड़ा सा एंगल बना रही है, मतलब इससे रिपेल हो रही है। इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा जैसे क्यू मान लेते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इससे रिपेल होकर इधर जा रही है। ठीक है जी, तो आपको बताना है कि जो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को किसके प्रोपोर्शनल होगी। देखो पहले तो ये देखते हैं कि ये जो बॉल बी है इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। एक तो लग रहा होगा इसका कुछ मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इस पे। दूसरा इसके ऊपर इधर टेंशन फोर्स लग रहा होगा इस स्ट्रिंग के अंदर या थ्रेड के अंदर, और एक इस पॉजिटिवली चार्ज शीट की वजह से इसके ऊपर इधर एक रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाएगा, और इसका फॉर्मूला होता है Q × E। देखो E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, Q मतलब चार्ज ऑन द बॉल। याद रखना है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है Q × E। ठीक है जी, तो ये देखो तीन फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं।
तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। टेंशन फोर्स के हम कंपोनेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक जेड बन रहा है ऐसे, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे टेंशन के अगर कंपोनेंट करोगे तो इधर आएगा टी कॉस थीटा, थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट कॉस होता है, और दूसरे वाला कंपोनेंट यहाँ पे साइन आएगा, यानी कि टी साइन थीटा। अब क्योंकि बॉल यहाँ पे स्टेशनरी है, रुकी हुई है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और इस पर नेट फोर्सेस जीरो है। मतलब ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स भी बैलेंस हो रहे होंगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स भी आपस में बैलेंस हो रहे होंगे। ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टी कॉस थीटा, जो कि बैलेंस हो रहा होगा mg से, और इधर फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा, जो कि बैलेंस हो रहा होगा QE से। अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, ये जो टी साइन थीटा इक्वल टू QE है, इसको अगर हम इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो इधर टी से टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टेन थीटा, और इधर आएगा QE अपॉन mg। E की जो वैल्यू है वो उठा के इसमें पुट कर देते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू Q इंटू E की वैल्यू है सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट अपॉन में mg। अब एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे चार्ज ऑन द बॉल इज कांस्टेंट, तो Q की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, मास ऑफ द बॉल भी यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यहाँ पे कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट भी अपने आप में कांस्टेंट है। तो सिग्मा की वैल्यू टेन थीटा के क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। इसका मतलब सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है, टेन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इन फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाई। ये बोल रहा है कि एक चार्ज है और उसको हमने कंडक्टिंग स्फीयर के पास में रखा हुआ है। जैसे ये कोई चार्ज क्यू है, इसको हमने कंडक्टिंग स्फीयर के पास में रखा हुआ है। ये कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके पास में इसको रखा हुआ है। ठीक है जी। अब देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके बताना है कि इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, उसको हम ड्रॉ करेंगे। पहली बात तो ये कि ये जो चार्ज स्फीयर है ना, इसके पास में जैसे ये चार्ज आप रखोगे तो ये जो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये क्या करेगा, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर भी इंड्यूस होगा, क्योंकि टोटल चार्ज स्फीयर पे क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि हमने कोई चार्ज तो दिया नहीं है इसको। ये जो चार्ज आप देख रहे हो ये इसके ऊपर इंड्यूस हुआ है ड्यू टू दिस चार्ज। अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे पहली बात तो ये याद रखिए कि जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है या कंडक्टिंग बॉडी होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है। दूसरी बात, जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना है। और ये मैं ऐसे कर्व्ड क्यों दिखा रहा हूँ, ऐसे सीधा क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए हमेशा, इसलिए हमको ऐसे दिखाना पड़ेगा। ऐसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दो, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया जाएगा। तो इसमें देख लो कौन सा वाला डायग्राम इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला डायग्राम है ये इससे मैच कर रहा है प्रॉपर्ली, यानी कि यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी यूज करी है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, दूसरी बात पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा आउटवर्ड होती है, और किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। साथ ही याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये भी आपको याद रखना है। देखो ये वाला जो डायग्राम है इसीलिए गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर जगह परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर इनको दिखाया हुआ है, इसलिए हम इसी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल इज, तो जो डायपोल उसके ऊपर मैक्सिमम कितना टॉर्क एक्ट कर रहा होगा। पहले लिख देते हैं कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं डायपोल के प्लस माइनस होंगे 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम,
और उनके बीच का डिस्टेंस जिसको हम नॉर्मली 2a लिखते हैं वो आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इसको रखा गया है वो दिया हुआ है 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इसको रखा गया है। तो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना टॉर्क इसके ऊपर लगेगा। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा। ठीक है जी, पी मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको Q × 2a लिख सकते हो आप, इंटू ई इंटू साइन थीटा। हमें पूछा कि मैक्सिमम कितना टॉर्क लगेगा, तो जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस टाइम पे टॉर्क भी मैक्सिमम आ रहा होगा। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 90 डिग्री पे 1 हो सकती है, यानी कि ये वाली वैल्यू जब 1 होगी उस टाइम पे हमें टॉर्क क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमम कितना, Q × 2a इंटू ई के बराबर। बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो इसको। जैसे जो मैक्सिमम टॉर्क आएगा वो बराबर आएगा, देखो Q कितना है, Q आपको दिया हुआ है 10⁻⁻⁶ कूलम। 2a मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर दो इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करके। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपको 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर के बराबर। तो देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 from the center of a charge conducting spherical shell of radius r is E. The electric field at a distance r/2 from the center of the sphere is. तो ये बोल रहा है कि एक चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है अपने पास, ये मान लो चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, रेडियस r है इसकी, चार्ज किया हुआ है इसको। ठीक है जी, हमें ये बोला जा रहा है कि इसके बाहर, क्योंकि 3r/2 डिस्टेंस की बात कर रहा है तो ये पॉइंट इसके बाहर रहेगा, तो 3r/2 डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। तो हमें पूछा जा रहा है कि r/2 डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर ये पॉइंट होगा r/2 डिस्टेंस पे, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ तो आपको पता ही है कि कोई भी चार्ज कंडक्टर हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, याद रखना है। तो आपका डी वाला ऑप्शन यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस कंडक्टर के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेयर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेयर। एक स्फेयर की ये बात कर रहा है जिसके सेंटर पे हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा हुआ है, सपोज करो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये इस स्फेयर के सेंटर पे रखा हुआ है, तो स्फेयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। अब देखो गॉसेस लॉ ये बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज हमको पता है बाय गॉसेस लॉ। अब क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, अगर इनका टोटल करोगे तो टोटल कितना आने वाला है, 0। तो 0/ε0 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी कि इस स्फेयर से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, 0 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास होगा क्योंकि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, 0 है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज L इज 5। एक क्यूब अपने पास सपोज करो जिसकी जो साइड्स हैं वो आपको दे रखी है L, तो L साइड का ये जो क्यूब है इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो है 5 के बराबर। ठीक है जी, इस तरीके से एक क्यूब है और उससे 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। इट्स वैल्यू इफ एज ऑफ क्यूब इज मेड 2L एंड चार्ज एनक्लोज्ड इज हाफ। अगर हम इसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है, मान लो इसके अंदर पहले क्यू चार्ज रखा हुआ है, अगर उसको हाफ कर देते हैं, चार्ज को हमने कर दिया हाफ और ये जो क्यूब है इसकी साइड्स को हमने कर दिया डबल, तो जो क्यूब है उसका साइज क्या हो गया, पहले से बड़ा हो गया, यहाँ पे ये 2L साइड का अब एक क्यूब बन गया, चार्ज को हमने Q/2 कर दिया, तो अब इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो कंपेयर कर लेते हैं दोनों कंडीशन को। पहले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको लिखा जा सकता है बाय गॉसेस लॉ, Q/ε0, टोटल चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय ε0, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा, तो ये 5 = क्या आ गया अपने पास में, Q/ε0 आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इसको 5 बोल देते हैं, तो टोटल चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस है Q/2 और ε0 से इसको डिवाइड करना है। देखो इस क्लोज सरफेस का साइज बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर चार्ज कितना है वो यहाँ पे मैटर करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब होगा वो पहले से आप देख सकते हो कि हाफ हो चुका है, यानी कि 5/2 अपना
करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पहले से हाफ हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, क्लोज सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the electric flux entering and leaving an enclosed surface respectively is phi1 and phi2, the electric charge inside the surface will be। यहाँ पे क्लोज सरफेस हम इमेजिन कर लेते हैं, एनक्लोज सरफेस है, चारों तरफ से बंद है। ये बोल रहा है कि इसमें जो फ्लक्स एंटर कर रहा है वो कितना है, phi1 है, और जो इससे फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो कितना है, phi2। तो इसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, तो मान लो इसके अंदर जो चार्ज है उसको मैं क्यू इन बोल देता हूं एक बार, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। अब देखो एक चीज याद रखनी है कि किसी भी सरफेस में एंटर करने वाला जो फ्लक्स है उसको हमेशा नेगेटिव सिंबल के साथ में लिया जाता है। याद रखना है, किसी भी सरफेस में एंटर करने वाला फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है और बाहर निकलने वाला यानी कि आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो टोटल फ्लक्स जो यहाँ पे इस क्लोज सरफेस से पास हो रहा होगा उसको आप क्या लिख सकते हो, तो वो लिखा जा सकता है -phi1 प्लस phi2। ये टोटल फ्लक्स होगा जो इस क्लोज सरफेस से पास होगा। तो अगर हमें ये पूछा जाए कि इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है, तो हम गॉसेस लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे। तो बाई गॉसेस लॉ हम क्या लिख सकते हैं, नेट फ्लक्स जो इस क्लोज सरफेस से पास होगा वो बराबर होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ क्यू इन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये आएगी फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट की वैल्यू क्या है भाई, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, phi2 माइनस phi1 के बराबर है इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डी वाला ऑप्शन है यानी कि फोर्थ ऑप्शन है phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। याद रखना है इंटर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव एंड आउटवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको विद सिंबल आपको इनको ऐड करना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन्स ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन द फिगर एज। अब इनमें से कौन सा डायग्राम सही है, मतलब कौन सी लाइन करेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है वो यहाँ पे बतानी है। देखो एक चीज याद रखो कि अगर कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर इज जीरो, है ना। किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। देखो ये जो तीनों लाइनें हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, कंडक्टर के अंदर भी, अंदर से जा रही है ना, इसका मतलब अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ऐसा ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसा तो होता नहीं है, किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होना चाहिए। तो ये वाला जो डायग्राम है पहला, दूसरा और तीसरा, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। जो फोर्थ लाइन है वो करेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये देखो ऐसे आके परपेंडिकुलर आ रही है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, और दूसरी बात कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे अंदर इसको रिप्रेजेंट भी नहीं किया हुआ है। इसका मतलब जो फोर्थ वाली लाइन है वो करेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स नॉन कंडक्टिंग हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू शीट्स इज। तो दोनों जो शीट्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब ये दो चार शीट्स की बात कर रहा है, और शीट्स कैसी हैं, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, देख लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग शीट्स की बात कर रहा है, इन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और माइनस सिग्मा। ठीक है, आपको पता है कि जो नॉन कंडक्टिंग शीट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे इस शीट का इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग शीट होती है तो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके आसपास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव सिंबल इसके नेचर को बता रहे हैं, तो चाहो तो आप लगा सकते हो यहाँ पे। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो बीच में देखो पॉजिटिवली चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इधर होगा E1, और नेगेटिवली चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, उसकी तरफ होगा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएंगे, सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो दोनों को आप ऐड कर लोगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाला है वो होगा E1 प्लस E2। देखो इनका मैग्नीट्यूड ऐड करना है, नेगेटिव या पॉजिटिव के अकॉर्डिंग हमने डायरेक्शन लगा दिया। तो अब इनको आप जैसे इसको आप नेगेटिव सिंबल के साथ में मत लिखना, यहाँ पे आप लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको भी लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा।
ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, आज का ये जो सेशन है ये कंप्लीट होता है। इसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके हमने 20 ईयर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हमने सॉल्व किए हैं। नए सेशन के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।